Assalamu alaikum, Betty, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is about the one of the type of the dispersed system, which is emulsion. So, yesterday we have studied about the emulsion. So, what is emulsion? Emulsion is basically a biphasic dosage form in which the dispersed phase and the dispersion medium both are in liquid state. ठीक है, ये बेटे कल ये मैंने आपको सारी बात एक्सप्लेन की थी कि इमल्शंस क्या है, कि ये एक बायफेजिक डोजेज फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर दो फेजेस होती हैं। एक फेज कौन सी है? डिस्पर्स फेज, जिसको यानी कि आप मुंतशिर करते हैं। दूसरी फेज कौन सी है? डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि बेटे जिसके अंदर मुंतशिर किया जाता है। बेटे दोनों की ही जो हालत होगी वो लिक्विड होगी। ठीक है, जैसे हमने सस्पेंशन में पढ़ा था, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होती है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है, जबकि बेटे इमल्शंस के अंदर दोनों ही फेजेस जो हमारे पास हैं वो लिक्विड स्टेट में होंगे। और बेटे दोनों ही फेजेस एक दूसरे के साथ हल ना होने की वजह से बेटे एक दूसरे के अंदर वो डिस्पर्स होती हैं, यानी कि मुंतशिर होती हैं। ठीक है, तो बेटे ये इन्होंने बात आपकी बुक पे सारी एक्सप्लेन की हुई है कि दोनों बेटे फेजेस इमिसिबल होने की वजह से एक दूसरे के अंदर डिस्पोज्ड होती हैं। और बेटे उसके अलावा अगर तो हम ये चाहते हैं कि वो जो दोनों फेजेस एक दूसरे से अलहदा हैं, इमिसिबल हैं, गैर हल पजीर हैं, वो एक दूसरे के साथ हल हो जाए ताकि आपका एक प्रॉपर प्रोडक्ट तैयार हो सके, तो बेटे उसके लिए फिर हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम है बेटे? कि वो जो दोनों फेजेस के दरमियान एक सरफेस टेंशन है, ये मैंने बेटे आपको टॉपिक डिटेल से पढ़ाया हुआ है सरफेस टेंशन का, कि बेटे जब दो लिक्विड्स होते हैं ना, कोई दो डिफरेंट फेजेस होती हैं, जब वो बेटे एक दूसरे के साथ हल नहीं होती और हम उनको हल कराना चाहते हो, तो बेटे वो हल, पहली बात है वो हल क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके दरमियान में एक आप कह सकते हैं फोर्स डेवलप हो जाती है जो उन दोनों फेजेस को आपस में मिलने नहीं देती। तो हमारा क्या मकसद होता है? उस फोर्स यानी कि सरफेस टेंशन को, या आप कह सकते हैं कि इंटरफेशियल टेंशन को कम करना। तो वो बेटे हम कर सकते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट्स की मदद से। जैसे ही हम एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, वो बेटे क्या करते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जो मौजूद बेटे हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस हैं, उन दोनों फेजेस के दरमियान में बेटे जो फोर्स होगी जो उनको आपस में हल होने नहीं दे रही होगी, बेटे उस फोर्स को खत्म कर देगी और ऑटोमेटिकली हमारे पास दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्सेबल हो जाते हैं, यानी कि हल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इमल्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है बेटे ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है बेटे वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। अब बेटे जो ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर होगा, यानी कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है? ऑयल। और डिस्पर्शन मीडियम क्या है बेटे? हमारे पास वाटर। तो बेटे जाहिर सी बात है जो मीडियम होता है वही हमारे पास इमल्शन की नेचर होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि मीडियम वाटर है, तो बेटे मेरे पास जो इमल्शन होगी उसकी नेचर वाटरी होगी, एक्वस नेचर होगी। अगर तो बेटे मैं कहती हूँ कि वाटर डिस्पोज्ड इन ऑयल, कि बेटे जो हमारे पास मीडियम है वो ऑयल है और उसके अंदर वाटर डिस्पोज्ड है, तो बेटे जो हमारे पास फाइनल इमल्शन होती है उसकी नेचर ऑयली होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही सारी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेटे दो तरह की इमल्शंस होती हैं, ऑयल इन वाटर भी और वाटर इन ऑयल भी। अब बेटे हमारे पास अगर हमें कहा जाए कि डेली लाइफ में से आप एग्जांपल दें, अब बेटे अक्सर ये होता है एग्जामिनर वाइवा में ये सवाल पूछता है कि डेली लाइफ से इमल्शंस की एग्जांपल दे। तो बेटे हमारे पास घर में जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं, मिल्क, मिल्क इज इमल्शन इज इन नेचर। उसके अलावा बेटे जो बटर यानी कि मक्खन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो इमल्शन इन नेचर। अब बेटे जो मिल्क है ना, वो हमारे पास ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर इमल्शन है, यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है। जबकि बेटे क्योंकि आपको पता है मिल्क की नेचर एक्वस होती है, वाटरी होती है, जबकि बेटे अगर हम देखें बटर को, तो बटर की नेचर ऑयली होती है। मतलब इसके अंदर मीडियम कौन सा होगा? ऑयल। तो हम कह देते हैं वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल इमल्शन है हमारे पास बटर। ये बेटे दोनों कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जामिनर वाइवा में पूछता है।
अब बेटे इमल्शन हमारे पास दो तरह की थी जो हमने कल देखी, कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर तो बेटे लिक्विड फॉर्म में होंगी तो हमारे पास जैसे लोशंस हैं, लिनेमेंट्स हैं, ये हमारे पास आ जाएंगी लिक्विड फॉर्म की इमल्शंस। और बेटे सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड में होती हैं हमारे पास क्रीम्स। क्रीम्स भी बेटे दो तरह की हैं, ऑयली क्रीम्स और हमारे पास है वैनिशिंग क्रीम। इसमें कोल्ड क्रीम या बेटे आप जनरल क्रीम की एग्जांपल देखें तो उन्होंने यही बात बेटे बताई है कि ये दोनों तरह की क्रीम्स हमारे पास पाई जाती हैं। अब उसके बाद है बेटे हमने इमल्सिफाइंग एजेंट जब चूज करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इमल्सिफाइंग एजेंट को नॉन टॉक्सिक होना चाहिए बेटे, कंपैटिबल होना चाहिए यानी स्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा बेटे हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको इंटरफेशियल टेंशन को कम करना चाहिए यानी कि सरफेस टेंशन जिसको हम कहते हैं, ताकि जो दोनों लिक्विड फेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ हल हो सके। उसके बाद अगर बेटे आप आगे देखें तो हमारे पास थे प्रेपरेशन के मेथड्स, जिसमें हमने कल एक मेथड पढ़ा था विच इज ड्राई गम मेथड। और बेटे आज इंशाल्लाह हमने दूसरा मेथड शुरू करना है जो आपकी स्क्रीन पर शेयर्ड है, इट इज वेट गम मेथड। बेटे ड्राई गम में और वेट गम में फर्क है। ड्राई गम मेथड को हम आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल मेथड भी कहते हैं, या बेटे हम 4:2:1 मेथड भी कहते हैं उसको। ठीक है, ये दोनों नाम हमारे पास ड्राई गम मेथड के हैं। जबकि बेटे वेट गम मेथड को आप देखें तो इसको इंग्लिश मेथड या बेटे इसको 4:4:2 मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश मेथड भी कहते हैं हम इसे। अब बेटे इन दोनों में फर्क क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी इमल्शन बनाई जाती है बेटे, इमल्शन के बनने के लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स का होना लाजमी है, उनके बगैर इमल्शन तैयार नहीं हो सकती। एक बेटे होता है ऑयल, एक होता है वाटर, और तीसरा होगा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट। अब बेटे इन तीनों के बगैर हमारे पास इमल्शन तैयार नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई गम, नाम में बता रहा है कि बेटे जो गम है यानी कि जो मल्सिफाइंग एजेंट है वो ड्राई रहेगी। यानी कि बेटे हम क्या करते हैं ड्राई गम मेथड में, पहले अपनी गम लेते हैं और उसके अंदर ऑयल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी। अब फिर बेटे बाद में वाटर ऐड करेंगे, इसलिए उसको हम ड्राई गम मेथड कहते हैं। अब बेटे बाद में जब आप वाटर ऐड करते हैं उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाती है। फिर हम उसके अंदर बेटे तमाम एक्सिपिएंट्स डालेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे, तो हमारी जो फाइनल इमल्शन है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद बेटे जो आज हमने पढ़ना है वो है वेट गम मेथड। बेटे नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर गम की वेटिंग होगी, यानी कि पहले में हमने क्या किया था, गम के अंदर पहले ऑयल ऐड किया था। अब बेटे इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि गम के अंदर पहले वाटर ऐड करेंगे, यानी कि गम को पहले वेट करेंगे, इसलिए हम इसको गम वेट गम मेथड कहते हैं। बेटे इसमें होता क्या, सबसे पहले हम अपना इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि कोई भी गम ले सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली अकेशिया कीकर का गोंद जिसको आप कहते हैं वो ली जाती है। और फिर हम बेटे उसके अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जब वाटर आप ऐड कर देंगे इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि गम के अंदर, तो बेटे जब भी किसी गूंद के अंदर पानी डाला जाता है ना तो गूंद फूल जाती है। वो फूल कर क्या बना लेगी, म्यूसिलेज। ठीक है, वो फूल जाएगी, पानी को जब जज्ब करेगी ना बेटे अपने अंदर गूंद, तो वो फूल जाती है और वहां पर बन जाएगी म्यूसिलेज। अब फिर बेटे इसमें होता क्या है कि जो हम क्या करेंगे बाद में ऑयल ऐड कर देंगे, यानी कि पहले वाटर ऐड करेंगे, वो फूल जाएगी और फूलने के बाद फिर बेटे हम उसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि बेटे हमारी प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब बेटे प्राइमरी इमल्शन जब तैयार होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हमें अगर रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सीपिएंट्स जो भी चाहिए बेटे, वो तमाम एक्सीपिएंट्स ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल इमल्शन तैयार हो जाएगी। और अगर हमारा वॉल्यूम कम है, यानी कि मैं कहती हूँ मैंने 1000 ml बनाना है, तो बेटे सब कुछ ऐड करने के बाद 900 ml वॉल्यूम बना है, तो बेटे मैंने जाहिर सी बात है उसको 1000 पूरा तो करना है। तो फिर मैं क्या करूंगी कि एट द एंड बेटे वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप कर लूंगी, यानी कि बेटे वॉल्यूम वाटर का ऐड करके प्रॉपर 1000 ml की इमल्शन तैयार कर ली जाएगी। अब ये बेटे हमारे पास हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है बेटे जिसको हम बॉटल मेथड या फॉब्स बॉटल मेथड या 4:4:2 मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर बेटे अब एक इसके लिए ना स्पेसिफिकली एक बॉटल यूटिलाइज की जाती है मखसूस किस्म की, इसलिए बेटे हम इस मेथड को बॉटल मेथड भी कहते हैं। अब बॉटल हम क्यों यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि बेटे इसके अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, वाटर होगा, ऑयल होगा और गम होगी।
अब बेटे जो ऑयल्स बॉटल मेथड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो होते हैं वोलाटाइल, यानी कि वो अवेपोरेट कर जाते हैं, वो फौरी तौर पर बुखारात बनकर एस्केप कर जाते हैं। तो बेटे हम उनको क्या करते हैं कि वेपोरेट करने से बचाने के लिए हम उनको एक बॉटल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि बेटे बॉटल के अंदर हम ले लेंगे अपना ऑयल, जिसको भी हमने बेसिकली ऐड करना है इसके अंदर। फिर बेटे क्या किया जाता है कि हम उसके अंदर ऑयल के अंदर पहले अपनी गम को ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा वोलेटाइल ऑयल होगा। बेटे 4 पार्ट हमने ऑयल के लेने हैं और उसके अंदर 2 पार्ट्स गम के ऐड कर देने हैं और उनको अच्छे तरीके से उस बॉटल के अंदर हिला लेना है, ताकि बेटे जो हमारी गम है और हमारा ऑयल है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद बेटे हम उनके अंदर वाटर ऐड करेंगे ताकि प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाए। और एट द एंड बेटे हम क्या करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए वही कि अगर वॉल्यूम कम है तो बेटे आप उसके अंदर मजीद वाटर ऐड करके अपना वॉल्यूम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है बेटे हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या आता है इमल्शन की? बेटे मैंने आपको बताया ना कि जैसे सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं और वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं, और बेटे उनका पार्टिकल साइज भी हमने पढ़ा था 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। जबकि बेटे जो इमल्शंस होती है ना, इनके अंदर हमारे पास जो डिस्पर्स फेज होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है, और वो बेटे प्रॉपरली डिस्पर्स्ड होती है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो कि लिक्विड ही होगा। अब बेटे जब हमारे पास एक फेज दूसरे के अंदर मुंतशिर कराई जाती है तो बेटे उनका एक मखसूस पार्टिकल साइज होता है। अब बेटे इमल्शन स्टेबल तभी होगी कि अगर वो पार्टिकल साइज यहाँ बेटे एक तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए मीडियम के अंदर, यहाँ बेटे वो जो एक पार्टिकल साइज है मखसूस वो सेम रहना चाहिए। अगर तो बेटे वो सेम रहेगा तो हमारी जो इमल्शन होगी वो स्टेबल कहलाएगी। ये नहीं है कि अगर मैंने 10 से 15 माइक्रोमीटर साइज लिया है, 4 दिन के बाद इमल्शन का बेटे साइज 10 से 12 माइक्रोमीटर होने शुरू हो जाए। अब बेटे वो प्रॉपर साइज मेंटेन रखने के लिए क्या क्या जाता है कि हम उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन मींस दैट फॉर्मुलेटेड इमल्शन शुड रिटेन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, के बेटे जो उसके आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल खसूसियात है उनको मेंटेन रखना। और वो कौन सी हैं कि साइज ऑफ ग्लोब्यूल, कि बेटे उसके अंदर जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज का साइज है, और उसके साथ साथ बेटे जो एक वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मीडियम के अंदर, बेटे ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो साइज है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। अगर तो बेटे ये मेंटेन रहेगा तो जो हमारी इमल्शन है वो स्टेबल इमल्शन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बेटे स्क्रीन ऊपर करें आप, जैसे बेटे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में क्या है कि सेंटर में एक डायग्राम बनाई हुई है जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है गुड इमल्शन। बेटे गुड इमल्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर जो आपके लिक्विड डिस्पर्स फेज है वो बेटे एक लिक्विड मीडियम के अंदर इस तरह डिस्पर्स रहनी चाहिए, यानी कि प्रॉपरली जो पार्टिकल हैं वो बेटे फैलाव में रहने चाहिए। अगर बेटे हमारे पास इस तरह से वो प्रॉपरली फैलाव में रहेंगे तो हमारी इमल्शन एक गुड इमल्शन कहलाएगी। लेकिन अगर तो बेटे वो प्रॉपरली फैलाव में नहीं रहेंगे तो हमारे पास फिर डिफरेंट कंडीशंस है, यानी कि यहाँ तो वो जुड़ के एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेंगे जैसे कि नंबर 1 पे आपको दिख रहा है। यहाँ बेटे वो जुड़कर बिल्कुल छोटे छोटे एग्रीग्रेट्स यानी कि गुच्छे बना लेंगे जैसे कि सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि बेटे यानी कि जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अलहदा होकर टॉप पर इकट्ठे हो जाएंगे, वो बेटे थर्ड नंबर पे आपको दिखाया हुआ है। या बेटे दोनों फेजेस टोटली अलहदा अलहदा हो जाती हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों बेटे टोटली अलहदा हो जाएंगे, वो फोर्थ नंबर पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है। जाहिर सी बात है बेटे एक तो आइडियल कंडीशन है जो सेंटर में उन्होंने बताई हुई है, which is for the good emulsion. If there is any changes in the properties of good emulsion, then the following defects occur, which can be seen in the diagram, like coalescence, flocculation, क्रीमिंग एंड ब्रेकिंग। ये बेटे 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं जो इमल्शन के अंदर पैदा हो सकते हैं। बेटे जरा स्क्रीन ऊपर करें। जैसे सबसे पहले बेटे देखिए उन्होंने क्या बताया, क्वालिसेंस।
कोएलिशंस को बेटे आप नंबर 1 पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब बेटे वो छोटे छोटे लिक्विड ग्लोब्यूल्स यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो जुड़कर एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेंगे, तो हमारे पास जो इमल्शन के अंदर डिफेक्ट आएगा वो कहलाता है कोएलिशंस। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें बेटे क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग क्या होती है कि बेटे जो हमारी डिस्पर्स फेज है वो मुकम्मल तौर पर अलहदा होकर टॉप पर आ जाएगी या मुकम्मल तौर पर अलहदा होकर बॉटम पर बैठ जाएगी, तो बेटे वो डिफेक्ट हमारे क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन कहलाते हैं। अगर तो बेटे पार्टिकल्स जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है हमारी वो टॉप पे जमा हो जाती है तो वो क्रीमिंग कहलाएगी, और अगर वो बेटे बॉटम पर बैठ जाएगी तो वो हमारी सेडिमेंटेशन कहलाएगी। और बेटे वो जहां पर भी चाहे वो टॉप पर जाए चाहे वो बॉटम पर जाए बेटे वो एक थिक सी लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से बेटे हमारे हमारे पास इमल्शन है वो स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, अगर आप थर्ड नंबर पे देखें बेटे क्रैकिंग और ब्रेकिंग है। केस में होता क्या है कि जो हमारी डिस्पर्स फेज है जिसको हम इंटरनल फेज भी कहते हैं बेटे वो मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाती है डिस्पर्शन मीडियम से। तो बेटे जब अलहदगी हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है दोनों फेजेस की, तो वो हमारे पास कहलाती है ब्रेकिंग। ठीक है, अब बेटे कोएलिशंस में होता उन्होंने बताया क्या है, द कोएलिशंस ऑफ द dispersed globule take place and the two layers separate and the two separate layers of the dispersed phase and the continuous phase are formed। अब बेटे उसमें उन्होंने बताया क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी लिक्विड ग्लोब्यूल्स हैं वो ज्वाइन करते हैं और बेटे एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेते हैं। और जब बड़ा ग्लोब्यूल बन जाता है फिर उसके बाद बेटे क्या होता है कि वो दोनों फेजेस यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों अलग-अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेटे अगर आप बाद में उसको शेक भी करते रहेंगे ना, हिलाते भी रहेंगे कि ड्रग पार्टिकल्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो बेटे वो नहीं होते। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बताई है कि ये हमारे पास डिफेक्ट आता है जिसमें बेटे दोनों लेयर्स मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाती हैं। और लास्ट पे बेटे फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है कि बेटे जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है ना उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़कर लूज एग्रीग्रेट्स यानी कि बेटे छोटे छोटे से लूज से गुच्छे बना लेते हैं और एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, तो बेटे वो डिफेक्ट हमारा कहलाता है फ्लॉक्यूलेशन। ना बेटे उन्होंने ये बात बताई है कि अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की नेचर क्या होती है बेटे कार्बोहाइड्रेट, और उसके अलावा वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इमल्शन के अंदर, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि बेटे वहां पर मोल्ड यीस्ट या बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ बहुत आसानी से हो सकती है। इसलिए बेटे इमल्शंस के अंदर प्रॉपरली प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके।